हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में संगम एज में हम लोगों ने कवर किया था चालुक्य डायनेस्टी को। और चालुक्य डायनेस्टी को हम लोगों ने तीन तरीके से उनके टेरिटोरियल फॉर्म में देखा था। मतलब हम लोगों ने यह देखा था कि चालुक्य वंश भारत में तीन अलग अलग जगहों पर शासन कर रहा था। कहीं पर उनका उदय हुआ, कहीं पर वो स्ट्रेंथफुली रहे, और कहीं पर जाके फिर उनका अंत हुआ या पतन हुआ उस साम्राज्य का। तो आपको याद होगा, भारत के नक्शे पर भी कल हम लोगों ने देखा था कि कई तरीके से, जहां पर मैंने आपको समझाया था कि इनका शासन चला था लाइक दिस। यहां पर हम लोगों ने तीन जगहों की बात करी थी। एक तो हम लोगों ने बात करी थी कि जहां से इनका उदय हुआ, इस जगह को बादामी के नाम से जाना जाता है, आज की डेट में कर्नाटक में है। दूसरा, उसके बाद फिर ये लोग वेंगी में रहे। ठीक है, वेंगी ये वाला हिस्सा हो जाता है पूरा, नीचे आंध्र प्रदेश से लेकर ऊपर उड़ीसा तक, और ऊपर ये उत्तर भारत में भी ये काफी जगहों पर सूबेदारों के रूप में या गवर्नर के रूप में काम करते रहे, जिसको कल्याणी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एक टेबल दे दी है ताकि आप टेबल से समझ जाएं अब चालुक्यों के बारे में। ठीक है, तो देखिए टेबल में मैंने क्या किया है, एक कॉलम बना दिया है बादामी का, दूसरा कल्याणी का बना दिया है जो कि वेस्टर्न छोर था, और तीसरा वेंगी का बना दिया है। बादामी में फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट। पश्चिम में मतलब कल्याणी में फाउंडर कौन थे? तैलब द्वितीय। और वेंगी में कौन थे? विष्णुवर्धन। इस तरीके से आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको चालुक्यों के बारे में समझना होगा तो आप एक ही बार में इस टेबल को देख लोगे। ठीक है, ये पीडीएफ में अटैच होगी, आपको मिल जाएगी। भौगोलिक टर्म में अगर देखें तो आज की डेट में कहां पर जगह है ये भी लिख दी है, और अंतिम परिणाम इनके क्या हुए। ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है कि जो मेन चालुक्य थे, इन चालुक्यों को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना करी गई है। अब यह नया वंश कौन सा है? तो यह नया वंश है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो अब चालुक्यों को खत्म करने के बाद, इनका वर्चस्व खत्म करने के बाद, इनकी पावर को डोमिनेट करने के बाद, अब नई डायनेस्टी कौन सी आ रही है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी आएगी। कहां पर? बादामी पर। बादामी पर मतलब मेनली कर्नाटक और दक्कन वाले रीजन में, या आप बोल सकते हो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले रीजन में। इसी तरीके से कल्याणी वाली जगह में चालुक्यों का अंत करके आगे यादव और होसल डायनेस्टी आएंगे, और जो वेंगी वाली जगह है वहां पर चोल फिर से कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एट द एंड साउथ इंडियन डायनेस्टी में बात करने वाले हैं, और इसके बाद जाकर आपकी साउथ इंडियन डायनेस्टी खत्म होगी। तो आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किस पर? राष्ट्रकूट डायनेस्टी पर बात करेंगे, जिन्होंने बादामी में चालुक्यों को खत्म किया। इसके बाद यादव और होयसल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने उत्तर भारत में कल्याणी में चालुक्यों को खत्म किया। और देन बात करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जिसने वेंगी में खत्म किया चालुक्यों को और अपना वर्चस्व जमाया। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख लीजिए, चार डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं: राष्ट्रकूट, यादव, होयसल और चोल साम्राज्य। क्लियर है? चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। तो तब उनका उदय हुआ था, बीच में ये लड़खड़ाए, कमजोर पड़े, लेकिन अब आप देखोगे अब इनका एक नए सिरे से बिल्कुल उदय होगा चोल साम्राज्य का, जब ये वेंगी में पराजित करेंगे चालुक्यों को। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। अब ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, इसने कब तक शासन किया है? तो इसने करीब आप मान लीजिए 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किया है। 8th से लेकर 10th सेंचुरी तक शासन किया है। 8th सेंचुरी का मतलब इनका उदय कब हुआ? 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करी गई, और इसका संस्थापक कौन था? यह था दंती दुर्ग। ठीक है, अब दंती दुर्ग था कौन? दंती दुर्ग चालुक्य डायनेस्टी के अंदर ही एक सामंत था, मतलब एक अधिकारी हुआ करता था, एक मंत्री हुआ करता था, और मौका पाकर इसने चौका मारा और चालुक्यों का अंत करके अपने नए साम्राज्य की स्थापना करी। आप इतिहास में हमेशा देखोगे, सर क्लास 13 की गलत पीडीएफ अपलोड हो गई है। ठीक है, मैं बोल दूंगा। अंकित का कहना है सर विजयनगर साम्राज्य बाकी है। भाई मेरे, अभी हम लोग चल रहे हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी में। ठीक है,
और आप विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य कब आएगा? 14वीं शताब्दी में आएगा भाई, 1300 समथिंग में आएगा विजयनगर अंपायर। कहां चले जा रहे हो अभी उस टाइम पर? और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत कहां से होना शुरू होगा? 1565 से, बैटल ऑफ तलिकोटा, जो कि दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर अंपायर के खिलाफ लड़ा था। कहां चले जा रहे हो? उस पर तो अभी आएंगे ना। अभी तो हम लोग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बारे में और केवल साउथ इंडिया में बात कर रहे हैं। आगे विजयनगर साम्राज्य आएगा, लेकिन तब तक तो अभी कई शताब्दी है ना, 4 से 5 बीच में। अभी इस्लाम का उदय होने दो। अभी तो हम लोगों ने नॉर्थ में गुप्ता डायनेस्टी भी कवर नहीं करी है, उसको भी होने दो। फिर इस्लाम का उदय होगा, देन टर्किश इन्वेडर्स आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये तीनों आएंगे। बीच में पृथ्वीराज चौहान की कहानी आएगी। फिर दिल्ली सल्तनत स्थापित होगी। कहां भागे जा रहे हो? पेशेंस रखो भाई, ठीक है। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? चालुक्यों को बादामी में पराजित किया किसने? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किया है। इनका फाउंडर कौन था? दंती दुर्ग था, जो कि चालुक्यों की डायनेस्टी के अंदर ही एक सामंत था। सेम उसी तरीके से जैसे आपने देखा कि इससे पहले भी ऐसा होता आया है। पुष्यमित्र सुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य के अंदर ही सेनापति था, उसने मौका पाते ही, जैसे ही कमजोर शासक देखा, मौर्य साम्राज्य को खत्म करके एक नए वंश की स्थापना करी। उसी तरीके से इतिहास में होता आया है और उसी तरीके से आज भी हो रहा है। दंती दुर्ग ने स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसने अपनी राजधानी बनाई मन्याखेड़ को, जो कि आज की डेट में कहां पर है? बादामी में है, मतलब कर्नाटक वाले रीजन में है। जो राष्ट्रकूट वंश है, इसने जो शासन किया है, आप देख लीजिए, उत्तर भारत में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का उत्तरी वाला छोर, ऊपर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन, देन महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात का बहुत छोटा दक्षिणी हिस्सा, पूरा मालवा लगभग, इस तरीके से गंगा और यमुना के तट तक आकर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ये बह रही है गंगा और ये आकर यमुना मिल रही है संगम में। ठीक है, तो गंगा और यमुना के तट तक इन्होंने शासन किया है। इसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं। तो ये टेरिटरी छोटी नहीं है। ये चीज हमें ये बताती है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है, ये एक परम सफल डायनेस्टी रही है। ठीक है, इनके राजाओं ने कौन कौन से टाइटल एक्सेप्ट किए? तो इन्होंने पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर और परम भट्टारक, इस तरीके के टाइटल एक्सेप्ट किए हुए हैं, जो कि हमें इस टाइम के महाकाव्यों से पता लगते हैं। हिंदू धर्म में मानने वाले थे, क्योंकि इनके जो रिचुअल्स हैं ये प्रॉपर सनातन धर्म के देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिरण्यगर्भ नाम के धार्मिक यज्ञ वगैरह यहां के शासक कंडक्ट कराते थे, जो कि हमें यह समझ आता है कि ये शिव और मां दुर्गा इनको मानने वाले लोग थे। एक सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध एविडेंस हमें इनसे मिलता है, ठीक है, किनसे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राजा कृष्ण प्रथम। इनके द्वारा कैलाश मंदिर की स्थापना करी गई है। यह कैलाश मंदिर पूरे दुनिया में सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि आप जब भी कैलाश मंदिर जाएंगे ना, एक है नॉर्मल जमीन का लेवल, ठीक है। तो मंदिर आप नॉर्मली कैसे देखते हो? आप जमीन पे हो, मंदिर आपके सामने खड़ा हुआ है इमारत में, ठीक है, ये मान लीजिए सरफेस है, मंदिर आपको ऐसे ही तो खड़े दिखाई देंगे ना, ठीक है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से कि ये सरफेस है, सरफेस के अंदर खुदाई करी गई, ठीक है। अंदर खुदाई करने के बाद यहां पर यह मंदिर मिला हुआ है। बात आ रही है समझ? इस तरीके से यह बना हुआ है, मतलब पूरे के पूरे पहाड़ को काट के तराश के इस मंदिर की स्थापना करी गई थी राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है। आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। एलोरा में 16वीं गुफा का निर्माण एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तराश कर एक विशाल और भव्य मंदिर बनाया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अवतार में भी दिखाया गया है। तो ये चीजें हमें ये बताती हैं कि यहां पर शैव भी थे और वैष्णव भी थे, मतलब विष्णु को मानने वाले भी थे और शिव को मानने वाले भी थे इस डायनेस्टी में भी।
मिलिट्री जेनिथ की अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनकी जो मिलिट्री थी उसको इन्होंने अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से एलोकेट किया हुआ था। इनका जो मिलिट्री एक्सपेंडिशन था उससे हमें यह समझ आता है कि एक लंबे अरसे तक इन्होंने अपनी इतनी बड़ी टेरिटरी को बचा कर रखा और दूसरे आसपास के शासकों से पूरे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक राजा इनके यहां पर हुआ करते थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ही, जिनका नाम था राजा ध्रुव। कई कई जगहों पर इनको धारवर्ष के नाम से भी जाना गया है। अब उत्तर भारत में प्रतिहार और पालों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाले प्रथम शासक थे। जनरली आप देखोगे दक्षिण भारत के जितने भी शासक हुए हैं इन्होंने उत्तर भारत में टेंशन कम फैलाई है। उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारत में टेंशन ज्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां की जो डायनेस्टीज थी वो दक्षिण भारत में ज्यादा आक्रमण करने की कोशिश करती थी, जबकि दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत में कम आक्रमण करते थे। ठीक है, क्योंकि वो अपने साम्राज्यों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा समझते थे, ना कि एक्सपेंशन कर देना बेवजह का। और अगर ज्यादा लोग आ भी गए उस एरिया में तो फिर उनका पालन पोषण कैसे होगा, ये भली बात ये समझते थे। लेकिन पहले राजा ऐसे थे दक्षिण भारत के ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थे। इन्होंने उत्तर भारत में कहां पर, प्रतिहार और पाल। अब देखिए पाल इस रीजन में शासन करते थे, ठीक है, बिहार वाला रीजन ये वाला, जबकि प्रतिहार जो है जो कि गुज्जर वगैरह हुआ करते थे ये इस रीजन में शासन करते थे। तो इन्होंने इन पर भी हमला किया और इन पर भी हमला किया और दोनों के यहां पर अपने गवर्नर्स को अपॉइंट किया और टैक्सेशन सिस्टम को स्टार्ट किया। ठीक है, इवन हमें यह प्रतीक मिलते हैं कि गंगा और यमुना के तट तक इन्होंने जीता हुआ है। तभी मैंने आपको बताया कि इनकी टेरिटरी कहां तक थी, उत्तर भारत में गंगा और यमुना के तट तक इन्होंने शासन किया हुआ है। महानतम शासकों में से एक है इनके गोविंद तृतीय, प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय और दक्षिणी राजाओं को इन्होंने पराजित करके कुछ उपाधियां धारण करी थी। किसने? गोविंद तृतीय ने। कौन सी? जैसे कि जनवल्लभ, जगतुंग जैसी उपाधियां मिली हुई हैं। तो इनके जो शासक हैं इनके बारे में इनके इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता रहा है। इनके एक और शासक हुए हैं अमोघ वर्ष। अब देखिए अमोघ वर्ष के बारे में क्या पता लगता है कि ये जैन धर्म में मानने वाले थे। अरब यात्री सुलेमान एक भारत में आया हुआ था। तो अमोघ वर्ष के कार्यकाल में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है इसको सुलेमान नाम के अरबी यात्री ने एक नाम दिया था बल्लर। बल्लर का मतलब पता है क्या है? वन ऑफ द बेस्ट किंगडम। ठीक है, सबसे बेहतरीन साम्राज्यों में से एक बताया है राष्ट्रकूट को। तुंगभद्र नदी में आखिर में इन्होंने जल समाधि ले ली थी, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले थे। उसी तरीके से महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर इन्होंने अपना जीवन यापन किया हुआ था। कन्नड़ में कविराज मार्ग की इन्होंने रचना भी करी है। कविराज मार्ग एक बड़ा महाकाव्य है जिससे हमें इस टाइमलाइन के कई शासकों के बारे में पता लगता है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है और साथ में सबसे बड़ी दक्षिण भारतीय शैली और संस्कृति के बारे में भी पता लगता है इस टाइम के। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बाद जो मेन डायनेस्टी है, अब देखिए राष्ट्रकूटों का जैसे अंत होता है 10वीं शताब्दी में, उसके बाद फिर बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज आने लगती हैं। चाहे यादव डायनेस्टी हो चाहे होयसल डायनेस्टी हो, ये बहुत बड़े वंश नहीं हुए हैं, लेकिन इनके बारे में एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना है जैसे कि यादव वंश की स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना भिल्लम फिफ्थ ने करी थी। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, तो देवगिरी को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। अब यादवों ने शासन कहां किया हुआ है, तो देखिए इन्होंने इस वाले रीजन पर शासन किया है, महाराष्ट्र से लेकर नीचे कर्नाटक तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, देवगिरी कहां पड़ता है? दक्षिणी महाराष्ट्र में पड़ता है देवगिरी। ठीक है, सबसे बेहतरीन शासक कौन है? सिंहड़ इसके सबसे बेहतरीन शासक थे। कल्चर किस तरीके का रहा, तो ये संगीत शास्त्री थे। संगीत रत्नाकर नाम का इन्होंने ग्रंथ भी लिखा हुआ है और संगीत को बहुत ज्यादा अहमियत देने वाला ये वंश था। हालांकि ज्यादा लंबे समय तक अपनी टेरिटरी को नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ शासन इन्होंने ठीक ठाक यहां पर किया। इनका अंतिम शासक रामचंद्र था और रामचंद्र को किसने हराया? मलिक कफूर ने हराकर इनकी टेरिटरी ले ली थी। अब मलिक कफूर है कौन, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत में विस्तार में। फिलहाल आपको बता दूं, ही वॉज द स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी।
ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, ठीक है, और उसका सेनापति भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के एक बाजार से 1000 दिनार देकर मलिक कफूर को खरीदा था। उस टाइम पर गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, मतलब आप लोगों को खरीद सकते हो, ठीक है, अगर आप पैसे वाले हो, आप जमींदार हो कहीं के, या आप शासक हो, राजा वगैरह या सुल्तान वगैरह, तो खरीदते ही थे स्लेव, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा था। यही कारण है कि इसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया था। और मलिक कफूर को आगे ट्रेंड किया। ये बहुत तेज था लड़ने में, दिमाग से भी काफी तेज था। हालांकि इतिहासकारों ने ऐसा भी लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी की पार्ट टाइम बीवी भी था ये, क्योंकि कई इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी को करण जौहर जैसा बताया हुआ है, मतलब समलैंगिक बताया हुआ है। तो मलिक कफूर से इसके संबंध भी थे, तो आप ऐसा भी मान सकते हैं। मलिक कफूर पार्ट टाइम वाइफ भी था, कमांडर भी आगे चल के उसको बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी की जब हालत बिगड़ने लगी थी एक टाइम के बाद, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें भले ही खिलजी जीत गया था, लेकिन वो रानी पद्मिनी को पा नहीं पाया था। उसके बाद धीमे धीमे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, और तब बागडोर अपने हाथ में ली थी मलिक कफूर ने। और मलिक कफूर ने उसी टाइम पर दक्षिण भारत में कई आक्रमण किए थे, जिसमें से एक आक्रमण यादव वंश के ऊपर था, और इस तरीके से देवगिरी को जीता था। नाउ आ जाते हैं होयसल डायनेस्टी में। अब ये जो होयसल डायनेस्टी है, ये कहां पर शासन कर रही थी? इन्होंने इस वाले रीजन पर शासन किया हुआ है, ठीक है। मेनली आप बोल सकते हो कर्नाटक, और थोड़े ऊपर इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन तक शासन किया है। इसका फाउंडर कौन है? तो विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापना करी गई थी होयसल वंश की। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था हेल्बिडू को। किसको? हेल्बिडू। और हेल्बिडू कहां पड़ता है? आज की डेट में कर्नाटक का एक छोटा सा टाउन है हेल्बिडू। सर मैथ्स समझ नहीं आ रहा है? अगर मैथ्स समझ नहीं आ रही है तो एक बार गगन सर से आप कहेंगे ना। सर पद्मावत मूवी आती है इस कहानी में, वो पद्मावत मूवी अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। अभी जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा, उसमें बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ आएगा, तब मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। अभी कहानियों तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि बस एंशंट अब आपका खत्म हो रहा है, देन आपकी कहानी स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। तो अभी बस मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि आपको पता रहे मलिक कफूर कौन था, ठीक है। मलिक कफूर कौन है? आगे चल के जो तुर्क और अफगान आएंगे और दिल्ली पर शासन करेंगे, उनमें से एक सुल्तान होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसका स्लेव था और साथ में सेनापति भी था, जो कि दक्षिण भारत में अब आक्रमण कर रहा है लगातार, ठीक है। और इसके एक आक्रमण में इसने देवगिरी को जीत लिया था, और यादव वंश यहीं से खत्म हुआ था। होयसल कहां पर शासन कर रहे हैं? ये कर्नाटक से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश और थोड़ा आज की डेट में तेलंगाना वाला जो रीजन है, यहां पर ये लोग शासन कर रहे हैं। दूसरे पेन से कर देता हूं, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल जिस जगह को बनाया था, यह आज की डेट में एक छोटा सा टाउन है जिसको बोलते हैं हेलेबिडू। हेलेबिडू कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बेलूर में चिन्न केशव मंदिर का निर्माण इन्हीं के टाइम पीरियड पे किया हुआ है। बेलूर कहां पर है? यह भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो कर्नाटक रीजन में एक प्रसिद्ध मंदिर है चिन्न केशव मंदिर, तो चिन्न केशव मंदिर का निर्माण इन्होंने ही किया हुआ है। आखिरी शासक वीर बल्लाल तृतीय है, जिसको भी मलिक कफूर के ही द्वारा पराजित किया गया। तो मलिक कफूर ने, आप देख रहे हो, यादव वंश को भी खत्म किया, और मलिक कफूर ही होयसल डायनेस्टी को भी खत्म करेगा। इसने बेलूर पर भी आक्रमण किया। यही कारण है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिडवल से कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान और इकलौता ऐसा सुल्तान जिसने दक्षिण भारत तक जीता था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के 20 साल के टेन्योर के अंदर वो पूरे दिल्ली सल्तनत का बेस्ट सुल्तान माना जाता है और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला शासक माना जाता है, क्योंकि उस 20 साल के अंदर 8 युद्ध जो उसने लड़े थे, वो एक भी नहीं हारा था। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पर रहते हुए उसने लगभग पूरे दक्षिण भारत तक कब्जा किया था। रीजनल पावर्स की अगर बात करें तो और भी छोटी छोटी डायनेस्टीज इस टाइम पर आई। ये जो छोटी डायनेस्टीज और हैं, ये कब से कब तक रही? तो आप ये मान के चलिए 11वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी तक ये छोटी छोटी डायनेस्टीज रही। जैसे कि कदम्ब डायनेस्टी भी आई, ठीक है। कदम्बों ने अपनी कैपिटल किसको बनाया?
तो इन्होंने वैजयंती को अपनी कैपिटल बनाया। इन्होंने यहां पर कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र वाले रीजन तक शासन किया हुआ है। बहुत छोटी डायनेस्टी रही, ज्यादा टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन नहीं किया है। ध्यान आपको क्या रखना है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि कदम्ब डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था मयूर शर्मन। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी कैपिटल किस जगह को बनाया, तो इन्होंने बैजंती को अपनी कैपिटल बनाया, जो कि कर्नाटक वाले रीजन में है। इसी बीच में गंगा डायनेस्टी भी यहां पर आई। ठीक है। और गंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो यह है वज्रहस्त पंचम या वज्रहस्त फिफ्थ आप बोल सकते हो। और इन्होंने किस जगह को अपनी राजधानी बनाया, कुवलाल को अपनी राजधानी बनाया। यह भी आपके इसी रीजन में ही पड़ रही है। गंगा डायनेस्टी के जो शासक हैं, ठीक है, माधव प्रथम, इन्होंने एक किताब लिखी हुई है दत्तक सूत्र। यह दत्तक सूत्र इस टाइम की जो कल्चर एंड हेरिटेजेस हैं उसके बारे में बताती है। साथ में द्रविड़ शैली और नगरीय शैली के आर्किटेक्चर को कंपेयर भी करके दिखाती है, जिसको मैंने कल कंपेयर किया था आपके सामने, मंदिरों को किया था ना कंपेयर, किस तरीके के आर्किटेक्चर है। तो दत्तक सूत्र जो है ये इसी तरीके की एक किताब है जिसके बारे में पूछा जाता है। ऐसे के बीच में एक और डायनेस्टी आई, काकातीय डायनेस्टी। अब इनके बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, काकातीय माफी चाहता हूं, काकातीय डायनेस्टी का फाउंडर कौन था अगर आपसे पूछा जाए, इसका संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना किसने करी है, तो इसका नाम क्या था, बेटा राजा। क्या नाम था, बेटा राजा प्रथम, बेटा राजा फर्स्ट। ठीक है। यहां पर बेटा फर्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान आपको यह रखना है, बेटा राजा प्रथम। ठीक है। यह फाउंडर था काकातीय डायनेस्टी का। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये थे गणपति। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर। गणपति की बेटी उसके बाद आई, इनका नाम था रुद्रमा देवी। लेकिन टाइम ऐसा था कि लोगों को गद्दी पर कोई महिला बैठती हुई अच्छी नहीं लगती थी, या आप ये बोल सकते हो हमारा समाज ऐसा था जहां पर हमें महिलाओं से ऑर्डर लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। पुरुष वर्ग को ऐसा लगता था कि कोई महिला मुझे ऑर्डर कैसे दे सकती है। तो भले ही एक राजा की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी बेटी को अगर गद्दी पे कोई बैठते देख रहा है तो उसका विरोध होने लगता था। यही आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के साथ भी होगा। ठीक है। तो इनकी बेटी जो है गणपति की, वो है रुद्रमा देवी। ये गद्दी पर बैठती हैं, लेकिन ये पूरे साम्राज्य में एक संदेश भिजवा देती हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो खबर फैलवा देती हैं कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है क्या, रुद्रदेव महाराज। मतलब पूरे साम्राज्य में खबर फैलवाई जाती है कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का बैठा हुआ है गद्दी पर। और ऐसा करके इन्होंने 35 साल तक शासन किया है काकातीय डायनेस्टी में। इसके अलावा फिर इनके ग्रैंडसन के बारे में पता लगता है, जो कि शक्तिशाली शासक रहे होंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो शक्तिशाली रहे, जिन्होंने कुछ बेहतर किया होगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनके बारे में कोई लिखने वाला नहीं होता। ठीक है। तो रुद्रमा देवी के बाद हमें पता लगता है प्रताप रुद्र के बारे में, जो कि रुद्रमा देवी के ग्रैंडसन थे। तो काकातीय डायनेस्टी के बारे में 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज, बेटा राजा प्रथम फाउंडर है जिसने काकातीय डायनेस्टी की स्थापना करी। दूसरी चीज, सबसे पावरफुल किंग कौन रहा, गणपति। तीसरी चीज, रुद्रमा देवी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यह कौन सी शासिका थी जिन्होंने अपना नाम रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन किया है। ठीक है। तो मिलते जुलते नाम आपको दे देगा ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है रुद्रमा देवी की बात हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनकी राजधानी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इन्होंने अम्मकोंड को कई टाइम पीरियड तक अपनी राजधानी बनाया, जो कि आज की डेट में तेलंगाना का हिस्सा है। मतलब आप ये मान सकते हैं इस वाली जगह पर, इस वाले रीजन पे। बाकी इन्होंने शासन कुछ इस रीजन पर किया हुआ है, दक्षिणी महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा, उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा और तेलंगाना वाला हिस्सा, इस बीच में इन्होंने शासन किया है। दक्कन की ऐतिहासिक विरासतों के बारे में अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो हमें यह पता लगता है कि उत्तर भारत में कई ऐसे फेस आए जब उत्तर भारत के शासक बड़े कमजोर हुए।
लेकिन ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में बहुत मुश्किल ही ऐसा फेज हमें देखने को मिलता है कि यहां पर शक्तिशाली शासकों का राज्य ना रहा हो। दक्षिण भारत हमेशा पावरफुल किंगडम से ही ढका रहा है। आप एक के बाद एक देखते चले आ रहे हो संगम एज में, एक से एक महारथी आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं। इवन आप विजयनगर अंपायर भी देखेंगे आगे चल के, वहां पर भी आप शक्तिशाली शासकों को देखेंगे, मेनली राजा कृष्णदेव राय को। ठीक है, तो दक्कन कभी भी शक्ति विहीन नहीं रहा। शक्तिशाली चालुक्यों, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उनके सामंत जैसे कि यादव, होयसल, काकातीय, इन सब ने भी अपने अपने साम्राज्यों का स्थापित किया और उनका निर्माण करके प्रचार प्रसार करके एक टाइम के बाद उनका भी पतन हुआ। इन्होंने एक साथ मिलकर विशाल रॉक कट वास्तुकला, शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और सुदृढ़ कानूनी परंपराओं के माध्यम से प्रायद्वीप को बदल दिया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि चाहे पहले आपके चेर चोल पांड्यानों ने शासन किया, उसके बाद आप देख रहे हो राष्ट्रकूटों ने शासन किया, चालुक्यों ने शासन किया, उसके बाद उनके भी जो मंत्री वगैरह हैं, ठीक है, जैसे काकातीय, यादव, होयसल आए, ये सब भी शासन कर रहे हैं। ओवरऑल आप एक चीज देखिए, किसी ने भी अपने कल्चर को अपने से दूर नहीं होने दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हर एक द्रविड़ियन शैली पर भी काम कर रहा है। कोई भी समाज आ रहा है, कोई भी नया साम्राज्य आ रहा है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रख रहा है और अपनी संस्कृति को भी प्रोटेक्ट करके रख रहा है। जबकि उत्तर भारत में इस चीज की कमी हमें देखने को मिलती है। अब उस कमी का एक सबसे बड़ा रीजन भी है कि उत्तर भारत में इस्लाम आ जाएगा, ठीक है, और वहां पर एक अलग ही लेवल का की बर्बरता आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है गंगा डायनेस्टी इसी बीच में। अब गंगा डायनेस्टी अभी तो आपने देखी थी, लेकिन गंगा डायनेस्टी के लिए मैंने यहां पर एक टेबल बना दी है, ठीक है। इस टेबल से आपको यह समझ आएगा कि गंगा डायनेस्टी ने दो जगह पर शासन किया हुआ है। एक तो आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जिसने इस वाले जगह पर शासन किया है, मतलब आप उड़ीसा वाले रीजन पर बोल सकते हो, और एक है आपका वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी कही जाती है, जिन्होंने कर्नाटक से नीचे केरल तक शासन किया हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी पहले आई, मतलब पहले गंगा डायनेस्टी के लोगों ने पश्चिम में शासन किया। यहां पर इन्होंने 4 से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया। उसके बाद ये यहां से उखाड़ फेंके गए। जब ये यहां से उखाड़ फेंके गए तो ये इधर की तरफ आ गए, पूर्व की तरफ आ गए, उड़ीसा की तरफ, और यहां पर इन्होंने 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक शासन किया है, जिसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बोलते हैं। तो दोनों को मैंने टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि भाई वेस्टर्न गंगा में, मतलब पश्चिम में, गंगा वंश 4वीं शताब्दी से आपका 10वीं 11वीं शताब्दी तक रहा, और ईस्टर्न गंगा में उसके बाद रहा। यहां पर कौन कौन से मेनली क्षेत्रों पर शासन किया, तो आप देख सकते हो मैसूर वाले रीजन पर, गंगावाड़ी पर शासन किया, उधर उड़ीसा वाले रीजन पे जिसको कलिंग बोलते थे, वहां शासन किया है। यहां की स्थापना किसने करी थी? कोंकणी वर्मन ने करी थी पश्चिम की तरफ, जबकि पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना अनंत वर्मन ने करी थी। नेक्स्ट कैपिटल की अगर बात करें तो इन्होंने कोलर को अपनी कैपिटल बनाया था। केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलर माइंस की वहां पर बात हो रही थी कर्नाटक में ना, जी हाँ, ये वही कोलर है जिसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया हुआ था, ठीक है। साथ में कुछ टाइम के लिए तलकाड़ू को भी इन्होंने कैपिटल बनाया, वो भी कर्नाटक में ही है। जबकि अगर हम इनकी बात करेंगे, जब इन्होंने ईस्टर्न रेंज में जाकर उड़ीसा में शासन किया तो वहां पर कलिंग नगर को अपनी कैपिटल बनाया। कलिंग नगर मतलब वही भुवनेश्वर की ही बात हो रही है। मुख्य शासक, ये आप ध्यान रखें या ना रखें, बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने यहां पर लिख दिया है। बट मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, इनके रीजन जरूर ध्यान रखने हैं, स्थापना किसके द्वारा करी गई और कैपिटल क्या थी। ये 3 चीजें जरूर ध्यान रखिएगा गंगा डायनेस्टी के बारे में। नाउ अभी मैंने आपको बोला था कि चोल का उदय फिर से होगा, और इस बार चोल साम्राज्य बहुत विकराल रूप लेकर उभरेगा, ठीक है। जो चोल साम्राज्य का दोबारा उदय होता है ये 9वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जो चोल हैं बेसिकली ये शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शिव को मानने वाले थे, ठीक है। मूल रूप से ये पल्लव डायनेस्टी के सामंत हुआ करते थे, लेकिन धीमे धीमे करके जैसे ही पल्लवों के कमजोर शासक आने लगे, इन्होंने अपनी पैठ बढ़ानी शुरू करी, और मौका पाते ही इन्होंने पल्लवों का अंत करके चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है।
चोल साम्राज्य के फाउंडर कौन है? विजयालय है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। और एक्चुअल फाउंडर किसको बोला जाता है? आदित्य प्रथम को बोला जाता है। अब उसका कारण क्या है कि आदित्य प्रथम ने अपने पूरे चोल साम्राज्य को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, मतलब स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था। आदित्य प्रथम का कहना था कि हम अब से किसी दूसरे साम्राज्य के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे साम्राज्य को टैक्स नहीं देंगे, बल्कि यहां पर जितने आसपास के साम्राज्य हैं वो उल्टा हमें टैक्स देंगे। यही कारण है कि इस पैठ के चलते, इस माइलस्टोन को अचीव करने की वजह से आदित्य प्रथम को रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है। चीफ आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो यहां पर राजा राज पेरुथचन जो थे, इनके द्वारा मेन आर्किटेक्ट स्थापित किए गए हैं। आपको पता है चोल साम्राज्य के अंदर दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना करी गई है। इन्होंने मेनली 7 टेंपल्स की स्थापना करी है दक्षिण भारत में। ये 7 मंदिर कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिए। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कल की क्लास में और परसों की क्लास में भी जिक्र किया था। परसों की क्लास में किया था, कल की क्लास में नहीं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल किंगडम रहा, जिसने यूरोप के साथ सूती कपड़े का व्यापार किया, उधर ग्रीक्स के साथ में श्रीलंका से व्यापार किया, इंडोनेशिया से भी व्यापार किया, चाइना से भी व्यापार किया। तो आप देख रहे हैं ना, इंडोनेशिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा भी किया। इवन ये भारत का इकलौता ऐसा किंगडम था जिसके पास सबसे पावरफुल मैरीटाइम थी, सबसे पावरफुल नेवी थी। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो चोलों ने हिंद महासागर पर राज किया है एक टाइम पर। तो इतनी पावरफुल नेवी तो थी ही नहीं किसी के पास। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस यहां पर मैंने वो सारी चीजें लिख दी हैं ताकि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। मेनली आप इनके मंदिर देखिए। ठीक है, अभी इस पर आते हैं। इनके मंदिरों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हाँ जी, ये इनके 7 मंदिर हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, चोलेश्वर मंदिर, इसकी स्थापना विजयालय ने करी थी। ये पहला मंदिर था जिसको चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये कहां पर बनाया गया है? नरत्तमलय में बनाया गया है। इसके अलावा कोरंगनाथ मंदिर है, यह भी बहुत प्रसिद्ध है, द्रविड़ीयन शैली पर आधारित है। इसको पारंतक प्रथम ने बनाया हुआ है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उनमें से एक है ये दक्षिण भारत के मंदिरों में, जिसकी स्थापना राजा राज प्रथम ने करी थी। इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर जो है, इसकी स्थापना राजा राज सेकंड ने करी है। देन त्रिभुवनेश्वर मंदिर जो है, ये कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा स्थापित किया गया है। ये कहां पर है? तंजौर में है। शिव मंदिर जो है प्रसिद्ध, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? पर्टिकुलर राजा का नाम नहीं है, लेकिन यह कंफर्म है कि यह चोल शासन के अंतर्गत ही बनाया गया है। कहां पर है यह आपका? यह आपका तिरुनेलवेली में है। कमहेश्वर मंदिर जो है, इसे कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा बनाया गया है और यह भी आपका त्रिभुवन में है। तो ये 7 टेम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, 2 हैं। एक तो चोलेश्वर मंदिर और दूसरा बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीजें समझते हैं, क्योंकि इनके एडमिनिस्ट्रेशन से काफी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि यहां पर आपको ध्यान रखना है, चोल साम्राज्य के अंतर्गत जो राजा है उसके पास संपूर्ण शक्तियां हैं, राजा जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन राजा के अधिकारियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे, दूसरे जो कि लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे। मतलब आप ये बोल सकते हो, एक जो कि उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, दूसरे जो कि निम्न वर्ग के अधिकारी हैं। जैसे कि एक को आप मान सकते हो यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाइड ऑफिसर है और एक को आप मान सकते हो एसएससी के थ्रू क्वालिफाइड ऑफिसर है। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं इनको पेरुंदरम कहा जाता था, जबकि निम्न वर्ग के जो अधिकारी होते थे इनको शरुंदरन कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, पेरुंदरन और शरुंदरन, इन दोनों के अंतर को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पी फॉर पेरुंदरन, तो पी फॉर प्राइम, तो जो प्राइम ऑफिसर हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको पेरुंदरन कहा जाएगा। और एस फॉर सेकेंडरी। ठीक है,
तो जो सेकेंडरी ऑफिसर हैं लेवल के, उनको शरुंधरन कहा जाता था। इसी तरीके से इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो सामान्य प्रशासन रखा था, जिसका काम होता था कि जनता का ख्याल रखना, जनता के बीच में शांति बनी रहे, डिस्प्यूट ना होने पाए, जनता राजा के खिलाफ ना होने पाए, जनता को महंगाई से ना जूझना पड़े, व्यापार व्यवस्था सही चले, ये सारी चीजें। दूसरा जो इनका सेटअप होता था वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का होता था। इस विंग का काम होता था कि राजा का खजाना भरा रहे, टैक्सेशन इस तरीके से लगाया जाए कि जनता को टैक्स ज्यादा भी ना लगे और राजा के पास कर की कमी भी ना होने पाए, राजा का खजाना भी ना खाली होने पाए, ये सारी चीजें। तीसरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिलता है, जिसका काम होता था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना के ऊपर काम करना। सेना जितनी ही शक्तिशाली होगी, व्यापार भी उतना सुदृढ़ होगा और राज्य की रक्षा भी उतनी ही सुदृढ़ होगी। और लास्ट में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हमें तारीफ देखने को मिलती है यहां के टेक्स्ट में, यहां के इंस्क्रिप्शन में। चोल साम्राज्य का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत बेहतरीन था, इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि इन्होंने ये चाहते तो एक नॉर्मल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते थे, लेकिन इन्होंने अलग से एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करी। सेम वैसे ही जैसे आप मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज है ना। पंचायती राज क्यों बनाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट क्लोजली ऑब्जर्व कर सके भारत के प्रत्येक गांव को। तो इन्होंने भी उस बात का सोचिए उस टाइम पर ख्याल रखा कि बिल्कुल छोटे छोटे गांव और कस्बे जो हैं, बहुत छोटा व्यक्ति जो है, जो सिर्फ किसानी करके ही अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसे लोगों का भी ख्याल रखा जा सके। इस वजह से इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी स्थापना करी थी। ये एक ऐसा विंग हुआ करता था, या आप बोल सकते हो ऐसा डिपार्टमेंट था, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। अगर जमींदार हो गए या बड़े किसान हो गए, वो अगर मजदूरों से काम करा रहे हैं तो मजदूरों को उनका हक मिल रहा है कि नहीं, इस बात की पुष्टि करना इनका काम होता था। अगर वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो सबसे गरीब लोग उसे खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं, बेसिक थिंग्स, उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है। नाउ चोलों के टाइम पीरियड पे, चोल डायनेस्टी के टाइम पे जमीन के क्या क्या प्रकार होते थे, इसको समझिए। जमीन को कई प्रकार से बांटा गया था इसमें। एक तो वो जमीन होती थी जो कि गैर ब्राह्मण किसान की जमीन होती थी, मतलब ऐसा किसान जो कि ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, लेकिन जमीन है उसके पास, उस जमीन का ओनर है वो। ठीक है। तो ऐसी जमीन को क्या बोला जाता था? ऐसी जमीन को बोलते थे विल्लन वागई। क्या बोलते थे? विल्लन वगई। दूसरी जो जमीन है, ऐसी जमीन जो कि जैन संस्थानों को दान में देते थे चोल अंपायर के शासक, उस जमीन को बोला जाता था पल्लित चंदन। क्या बोला जाता था? पल्लित चंदन। तीसरा, ऐसी जमीन जो कि मंदिरों को उपहार के रूप में दी जाती थी या दान के रूप में दी जाती थी, कि भाई इतना जमीन का टुकड़ा है, ये किसी राजा ने दे दिया और बोला ये जो 50 एकड़ की जो जमीन है इस पर एक मंदिर बना दिया जाए। तो इस तरीके की जमीन को क्या बोलते थे? इसको देवदान भी बोला गया है और इसको तिरुनाम दक्कनी बोला गया है। ठीक है। तो देवदान सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है जिसका ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। देवदान का मतलब क्या है? मंदिर के लिए दान दी गई जमीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसी जमीन जो कि एक स्कूल बनाने के लिए दी गई है, जहां पर एक विद्यालय बनाया जाए, स्टूडेंट्स का ख्याल रखा जाए, इस जमीन को शाल भोग कहा जाता था। ठीक है। अब ऐसी जमीन जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी, इस तरीके की जमीन को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो इस तरीके से चोल डायनेस्टी के अंतर्गत जमीनों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया था। कौन सी जमीन किस रूप में दी जा रही है, किस पर्पस से दी जा रही है, उसके अलग अलग नाम है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण नहीं है और किसी जमीन का मालिक है, ठीक है, उसकी जमीन को क्या कहा जाता था? विल्लन वगई। जैन संस्थानों की स्थापना के लिए जो जमीन दी जा रही है उसको पल्लित चंदन कहा जाता था। इसी तरीके से मंदिर को उपहार के रूप में जो जमीन दी गई है उसको देवदान कहा जाता था। विद्यालय बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए जो दी गई है उसे शाल भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो उपहार में जमीन दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था।
नाउ सभा और समितियों के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप लोग पहले भी बात कर चुके हो, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। इस टाइम पर जो जनरल असेंबली होती थी, जहां पर जो नॉर्मल जनता आती थी राजा से मिलने, उससे अगर राजा से कुछ मांगना है, कुछ कहना है, कोई समस्या डिस्कस करनी है, तो उस पूरी असेंबली को, उस सभा को क्या बोलते थे? उर बोलते थे। इसी तरीके से एक ब्राह्मण सभा होती थी, जहां पर राजा ब्राह्मणों को बुलाता था और नए रिचुअल्स के बारे में व्याख्या करी जाती थी। राजा को कोई कंफ्यूजन होता था और अगर वो ब्राह्मणों से पूछना चाह रहा है तो, मतलब ऐसी सभा जहां पर आके ब्राह्मण राजा के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसी सभाओं को महासभा कहा जाता था। इसी तरीके से व्यापारी वर्ग जब आता था राजा से मिलने के लिए कि भाई नगर की अर्थव्यवस्था भी तो देखनी है, तो अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा, क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीजों के दाम घट रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र के व्यापारी ज्यादा आ रहे हैं, किस दूसरे देश के व्यापारी ज्यादा आ रहे हैं, कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके लिए राजा को व्यापारियों से भी मीटिंग करनी होती थी। तो जो वो व्यापारियों से मीटिंग के लिए जो असेंबली होती थी, जो सभा होती थी, उसको कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम। तो तीन तरीके की सभाएं हैं, उर, महासभा और नगरम। अब अगर हम बात करें इनके डेमोक्रेसी मॉडल की, क्या क्या चीजें अलाउड थी, क्या क्या चीजें नहीं अलाउड थी, ठीक है, किस तरीके से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चोल चलाते थे, ओवरऑल हम देखते हैं तो काफी व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन इनका उस टाइम पर देखने को मिलता है। मतलब आज आप समझ लीजिए, आज हम 2026 में हैं, तो आज से आप ये मान लीजिए 1000 वर्ष पूर्व इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जबकि 100 साल पहले ही हम जाते हैं अगर, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं ये समझने में कि जब हम आजाद नहीं हुए थे तो क्या हालत थी। ठीक है, तो समझते हैं। पहली चीज, भूमि स्वामित्व। ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। एक जमीन ऐसी रखी जाती थी, जिसके पास भी जमीन है आप ये मान लीजिए, उसको टैक्स देना ही होता था, भू राजस्व वो देगा ही देगा। सेकेंड थिंग, अब देखिए आप ये माने कैसे जाओगे कि आप टैक्स दोगे किन किन चीजों पर। पहली चीज तो आपके पास जमीन है, ठीक है, और एटलीस्ट 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अगर 1.5 एकड़ जमीन से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। 1.5 एकड़ जमीन है या उससे ज्यादा है तो आप फिर टैक्स देने के लिए लाइबल होंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका अपना घर है तो आप टैक्स देंगे, घर नहीं है तो फिर आपको टैक्स नहीं देना है। 35 से लेकर 70 साल के बीच में आपको टैक्स देना है। अगर 35 साल से कम है आपकी उम्र तो आप टैक्स नहीं देंगे। 35 के जब आप हो जाएंगे तो आप टैक्स देने के लिए पात्र हो जाएंगे, और 70 साल से ज्यादा जैसे ही होंगे तो फिर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। वेदों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी को बढ़ावा देते थे चोल। इनका कहना था कि जनता को वेदों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ये सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लगातार मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, कितने ज्यादा सीरियस है सनातन धर्म को लेकर, अपने देवी देवताओं को लेकर। इस वजह से जो शिक्षा है उसमें वैदिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है। और साथ में इससे पता लगता है कि केवल धर्म को लेकर ये साथ नहीं चल रहे हैं, ये धर्म के साथ साथ आज की डेट की नॉलेज को भी साथ लेकर चल रहे हैं। धर्म की नॉलेज तो पुरानी नॉलेज है, रूट की नॉलेज है, जिसको आप बोल सकते हो वैदिक नॉलेज, लेकिन आज की डेट की भी नॉलेज होनी चाहिए ना। केवल पुरानी नॉलेज लेकर क्या होगा, क्लियर है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रशासनिक मामलों की जानकारी भी होना जरूरी है हर एक व्यक्ति को। प्रशासनिक मामलों की जानकारी इन द सेंस जो राज्य के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज की गवर्नमेंट कहे कि हर एक व्यक्ति को वैदिक नॉलेज होना जरूरी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज होना भी जरूरी है, सो इट विल बिकम मोर इंपैक्टफुल। ठीक है, तो यही कारण है कि चोल साम्राज्य को वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर्स में से एक माना जाता है दक्षिण भारत के, इवन पूरे भारत के भी। ठीक है, जबकि दूसरे साम्राज्यों को आप देखोगे, वहां पर आप देखोगे वो केवल अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद तो सनातन धर्म के हैं ही, वैदिक कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्लियर है बात सभी को? जैसे कि ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स आकर क्या करेंगे,
वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया एक टाइम के बाद। केवल अपनी ही लैंग्वेज को कंपलसरी किया ना उन्होंने यहां पर मिशनरीज को टास्क दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराओ। तो आप देख रहे हो ना, वो अपनी संस्कृति यहां पर थोप रहे हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने सबके ऊपर सनातन नहीं थोपा, इन्होंने जैन को भी प्रोटेक्ट किया, बौद्ध को भी प्रोटेक्ट किया, और अपने वैदिक कल्चर को तो प्रमोट किया ही किया, साथ में सबके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज को भी प्रमोट किया, जो कि इनको बेस्ट बनाता है। आप केवल लड़ने से बेस्ट नहीं बन जाते हो। वो शासक बेस्ट नहीं बन जाता है जिसने तलवार उठा के 500 और 1000 लोगों को मार दिया, बस खत्म हो गया खेल। ऐसे तो बहुत शासक हुए हैं, लेकिन अशोक के आगे ही द ग्रेट क्यों लगता है? चोलों का साम्राज्य ही वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर्स में से क्यों माना जाता है? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि उनको बेस्ट बनाती हैं। अशोक महान इसलिए नहीं कहलाया कि उसने कलिंग को रक्त में लिप्त कर दिया था, नहीं, खून से सना दिया था, नहीं। अशोक महान इसलिए माना जाता है कि उसके हाथ में सब कुछ होते हुए, इतनी क्रूशियल पावर होते हुए भी अशोक ने तलवार छोड़ दी। पावर होने के बाद अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी क्षमता समझ आती है। थोड़ी भी पावर आने के बाद आदमी तो बौरा वैसे ही जाता है। अब डिस्क्वालीफाइंग क्राइटेरिया क्या होते थे? मतलब आपको समिति में जगह नहीं मिलेगी। अगर आप समिति में हिस्सा लेना चाहते हो तो आपके पास यह क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको समिति में जगह किस वजह से नहीं मिलेगी? चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है। कभी भी अगर किसी ने चोरी करी है और उसके ऊपर अपराध साबित हुआ है, ऐसा आदमी कभी भी समिति का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। और समिति जिसको वरीयम के नाम से जाना जाता था। सेकंड थिंग, जिसने अपने या संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। जब तक आप अपने खातों की जानकारी नहीं देंगे, आप अपनी इनकम की जानकारी नहीं देंगे, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तब तक आप सूबेदार या गवर्नर अपने प्रांत के नहीं बन पाएंगे। यदि कोई पिछले 3 वर्षों में सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब किसी और समिति का सदस्य बनने के लिए पिछले 3 वर्षों में गैप होना चाहिए। आप किसी भी दूसरी समिति के सदस्य ना हो। जैसे कि मान लीजिए आज आप किसी एक समिति के सदस्य हैं, कल आप रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद 3 साल का गैप होना चाहिए। अब आप 3 साल के बाद ही किसी समिति के सदस्य बन पाएंगे। कमेटी ऑपरेशंस एंड टेन्योर क्या क्या हुआ करते थे? एक जो समिति होती थी, जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना, लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का है। उसी तरीके से चोल डायनेस्टी के अंदर जो समिति होती थी उनका टेन्योर 360 दिन का हुआ करता था, ठीक है। फाइनेंस जो है ये कलेक्ट किया जाता था लगातार, यही समिति का काम होता था। इसके अलावा रिलीजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, यह भी इस समिति का काम होता था। मंदिरों में प्रॉपर फंड पहुंचना चाहिए जिससे कि धार्मिक कार्य चलते रहे, और साथ में निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए भी यह समिति पैसा देती रहेगी। ट्रेजरी की जानकारी रखना, ट्रेजरी में पैसा जमा होते रहना चाहिए। राजा का खजाना खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खाली हो गया तो युद्ध कैसे लड़ोगे। इसके अलावा जस्टिस, इस समिति का काम था कि गांव में, प्रांतों में, राज्य में कहीं पर भी अगर लोगों के बीच में विवाद हो रहे हैं तो उनका निपटारा करना, ये सब समिति के टास्क हुआ करते थे। आर्थिक इंजन जो है इनका, ठीक है, इकोनॉमिक इंजन, जो कि स्पेशली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देख सकते हो, लैंड टैक्स, भूमि कर तो ये वसूलते ही थे। जितना भी कृषि का उत्पादन हुआ है उसका 1/3 टैक्स के रूप में देना होता था। फोर्स्ड लेबर जो होता था, ठीक है, अगर कोई फोर्स्ड लेबर करता हुआ पाया जा रहा है तो उसको भू राजस्व देना होता था। इसके अलावा व्यापार कर, विवाह कर तथा निकटवर्ती राज्यों में लूटमार अगर हुई है तो उसका भी हिस्सा देना होता था, ठीक है। अगर किसी ने विवाह किया है तो उसका भी टैक्स देना होगा। अगर व्यापार कर रहा है तो वो तो देना ही होगा। और आपको पहले भी बता चुका हूं संगम एज की पहली क्लास में कि जैसे मान लीजिए ये एक राजा है,
इसके अंतर्गत ये कई प्रांत हैं। अब इस प्रांत ने मान लीजिए किसी दूसरी जगह पर हमला कर दिया। अब यहां से इसने 100 सिक्के वसूले, तो ये जो 100 सिक्के हैं इसमें से राजा को तो देना ही पड़ेगा टैक्स, ठीक है, पूरा अपनी जेब में नहीं रख सकता है। जो जमीन थी, जमीन को समझने के लिए इन्होंने जमीन को 12 हिस्सों में विभाजित किया था। आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि आज की डेट में हम समझते हैं ना, हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर के अंदर कई स्क्वायर यार्ड आएंगे, स्क्वायर यार्ड के अंदर स्क्वायर फीट आता है, ठीक है, फीट के अंदर फिर इंचेस आते हैं, इंचेस के अंदर सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर आता है, ठीक है। उसी तरीके से जमीन को नापने की इकाई थी और प्रति भूमि को 12 कोटियों में बांटा गया था। ये जो 12 कोटियां हैं इन्हीं से ही जमीन को कैलकुलेट किया जाता था। प्लस जो टैक्स होता था इसको आयम बोलते थे, सोने के सिक्के जो होते थे इसको काशू बोलते थे, ठीक है। और जो अन्न की नाप करी जाती थी, जैसे आज आप गेहूं चावल लेने जाइए तो किलो में मिलता है ना, आप बोलते हो पाव भर दे दो, पाव भर का मतलब 250 ग्राम, आधा किलो दे दो मतलब 500 ग्राम, 1 किलो दे दो मतलब 1000 ग्राम। उसी तरीके से अन्न को नापने की इकाई थी कलम। क्या थी? कलम। उसको कलम बोलते थे। आधा कलम दे दो, पौन कलम दे दो, 1.5 कलम दे दो, 2 कलम दे दो, इस तरीके से। नौसैन्य प्रभुत्व इनका रहा ही है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनकी किस तरीके से रही, हाईली इंपैक्टफुल। यही वो कारण है जिसकी वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है चोल का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब जाकर आपकी एंशंट में दक्षिण भारतीय डायनेस्टीज तक हम लोग पहुंच पाए हैं। अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में गुप्ता डायनेस्टी नॉर्थ में आपकी कवर होगी। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़नी नहीं है आपको। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही करके आपको पता लगेगा कि हाँ, साउथ इंडियन डायनेस्टीज में आप कितना कवर कर पा रहे हो। प्लस मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें उत्तर भारतीय डायनेस्टी से भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन एडुकेटिव बेस्ड होंगे, मतलब हल्के क्वेश्चन ये नहीं होंगे। ऐसी उम्मीद मत करना कि हल्के क्वेश्चन होंगे, थोड़े भारी क्वेश्चन होंगे ये। प्लस हाल फिलहाल में लास्ट 4 to 5 ईयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको भी लेकर आऊंगा। तो इस तरीके से आपकी नेक्स्ट क्लास एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास होगी। गुप्ता डायनेस्टी आपकी 15-20 मिनट में कवर हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें मेनली करनी है। इतना करने के बाद नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट टू दी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब अगली के बाद जो अगली क्लास होगी, देन हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे और वहां पे फिर हम लोग शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ इस्लाम से। वहां पे आप देखेंगे इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, इस्लाम में इस्लाम किन चीज़ों पर टिका है, इस्लाम क्या बोलता है, इस्लाम के अंदर फिर शिया और सुन्नी में कैसे कन्वर्ट हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर आप वहां देखेंगे। अंकिता का कहना है सर ये नाम में प्रथम और द्वितीय क्यों होता था। देखिए है क्या, जो राजे महाराजे होते थे उनसे लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे, ठीक है, कि वो जो उनके बेटे हैं या उनके बेटे के बेटे हैं वो भी आगे चल के उन्हीं के नामों को ले लेते थे। मतलब कहने का वो अपने भी वही नाम रख लेते थे। अब एक चीज देखिए आज की डेट में, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप लोग जानते हो, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बेटा है उसका नाम क्या है? रोनाल्डो जूनियर। उसके बेटे का नाम रोनाल्डो जूनियर है ना, ठीक है। तो उसने भी अपने पिता का नाम ले लिया, बस उसके आगे जूनियर लगा दिया। उसी तरीके से जैसे राजा कृष्णदेव राय, तो नाम इतना इंपैक्टफुल है। कोई एक राजा जो पहला राजा था उसने इतना बेहतरीन शासन किया कि यह मान्यता हो गई कि यही नाम हम भी लेंगे। इतना इंपैक्ट आ गया उस नाम का कि उसके बेटे ने या उसके बेटे के बेटे ने
वही नाम रख लिया और नाम के आगे द्वितीय लगा दिया। फिर किसी और ने उस नाम को ले लिया तो उसने तृतीय लगा दिया। जैसे कि मुगल अंपायर में आप देखोगे अकबर तो था ही, जिसने 49 सालों तक शासन किया, मुगल सल्तनत को सबसे ऊपर बढ़ाया। तो अकबर से ही इंप्रेस होकर, उसके टाइमलाइन से ही इंप्रेस होकर आगे चल के एक और शासक आया मुगल अंपायर जिसने अकबर द्वितीय अपना नाम रख लिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सर ल्यूसेंट लेना सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आसिफ अली का पूछना है, सर राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड क्या था? राजेंद्र चोल, जिसके पिता थे राजा राज चोल प्रथम, तो जो राजेंद्र चोल है, राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड 1014 से लेकर करीब 43-44 तक था। 1014 से लेकर 1043 टू 44 तक था राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड। बाकी आप टेंशन फ्री रहिए, टाइम पीरियड के साथ आपकी पीडीएफ लगभग बन गई है। वो पीडीएफ हो सकता है आज ही शेयर हो जाए मेरे टेलीग्राम पे, या फिर मैक्सिमम कल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो उस पे मैंने क्या किया है, जो मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं कि कंपाइलेशन एक ऐसी पीडीएफ बनाऊंगा हिस्ट्री की, जिसमें 4 से 5 पेज में ही पूरी हिस्ट्री के की पॉइंट्स में कवर कर दूं। फिर वो एंशियंट, मिडवेल और मॉडर्न सब के होंगे। लगभग बन गई है, हो सकता है आज ही हो जाएगी। ठीक है सर। समलैंगिक क्या होता है? समलैंगिक का मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, महिला हूं, महिला से प्यार करती हूं, वो वाला। जैसे करण जौहर है ना, तो करण जौहर पुरुषों से ही, पुरुषों को देखकर आकर्षित हो जाता है। हाँ, ज्योति का कहना है मेरे चैट देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख रहा हूं। सर चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के समय पर हुआ? ध्यान रखिएगा, अगर बात करी जाए द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चोल, तो आपका आंसर क्या होगा? राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम। ठीक है, क्लियर है? परेशान मत होइए, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस रखी है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सर इसका टाइम पीरियड क्या था, या कौन सा सबसे पावरफुल किंग था, इसी तरीके के क्वेश्चंस का आंसर मिलने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगली क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, वहां पर सारी चीजें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, साउथ वाली याद नहीं हो रही है भाई, याद हो जाएगी। मैंने पहले भी बोला था, साउथ डायनेस्टीज में थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस होने दो, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस होने दो बस। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।